एक छोटा सा सीन इमेजिन करते हैं। जैसे एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाला मार्केट है। हाँ। और मार्केट के एक साइड ना दो लोग पार्किंग की किसी बात पर बुरी तरह आपस में लड़ रहे हैं। मतलब प्रॉपर हाथापाई हो रही है। एग्जैक्टली हाथापाई। और वहीं दूसरी तरफ बस कुछ ही दूरी पर 5 लोगों का एक ग्रुप मिलकर किसी पब्लिक बिल्डिंग के शीशे तोड़ रहे हैं। राइट, दोनों ही जगह हिंसा या वायलेंस तो हो ही रहा है। सही कहा। और दोनों ही जगह शांति भी भंग हो रही है। लेकिन हमारा जो लीगल सिस्टम है ना, वो इन दोनों सिचुएशंस को बिल्कुल अलग चश्मे से देखता है। बहुत अलग तरीके से। जैसे कानून के लिए सड़क पर लड़े वो 2 लोग सिर्फ एक न्यूसेंस है, मतलब एक छोटी प्रॉब्लम। हाँ। लेकिन वो जो 5 लोग बिल्डिंग तोड़ रहे हैं ना, स्टेट उन्हें एक डायरेक्ट थ्रेट मानता है, एक बहुत बड़ा खतरा। बिल्कुल। और इस डीप डाइव में आज हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे डिकोड करने वाले हैं। और इसी फर्क पर एक्चुअली हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की पूरी नींव टिकी हुई है। राइट, क्योंकि हमारे पास अब भारत के नए क्रिमिनल लॉज हैं, जैसे भारतीय न्याय संहिता, जिसे हम BNS 2023 कहते हैं, जिसने फाइनली 1860 के उस पुराने IPC को रिप्लेस कर दिया है। हाँ। और इस नए कानून की डिटेल में जाने के लिए हमने कुछ बहुत ही बढ़िया सोर्सेज स्टडी किए हैं, जैसे लीगल एनालिसिस रिपोर्ट्स और BPRND की हैंडबुक्स। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट? हाँ, वही। और कुछ लॉ स्टडी मटेरियल्स भी हैं। तो हमारा मिशन इस डिस्कशन में ये है कि हम समझें कि एक आम भीड़ कब कानून की नजरों में एक खतरनाक दंगा बन जाती है, और नए BNS ने इसको आज के दौर के हिसाब से कैसे अपडेट किया है। तो चलो सीधे इसके फाउंडेशन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दंगे की बात करने से पहले उस स्टेप को समझना होगा जहां से ये शुरू होता है, जिसे कानून अनलॉफुल असेंबली कहता है। एग्जैक्टली। तो अनलॉफुल असेंबली मतलब कानून की भाषा में गैर कानूनी भीड़। BNS के सेक्शन 189 में इसका जिक्र है ना? हाँ, जो IPC में पहले सेक्शन 141 हुआ करता था। देखो, अनलॉफुल असेंबली होने के लिए 2 चीजें बिल्कुल मैंडेटरी हैं। पहला, कम से कम 5 या उससे ज्यादा लोग। वेट, मुझे यहाँ एक छोटा सा डाउट है। इस नंबर पर कानून ने ये मैजिक नंबर 5 ही क्यों डिसाइड किया? मतलब अगर 4 लोग मिलकर गलत काम कर रहे हैं तो क्या वो काम खतरनाक नहीं है? ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है। इसका कोई एग्जैक्ट साइंटिफिक रीजन तो नहीं है। फिर 5 क्यों? पर एक हिस्टोरिकल बेस जरूर है। कानून ये मानकर चलता है कि 1, 2 या शायद 4 लोगों तक को पुलिस का नॉर्मल पेट्रोल आराम से कंट्रोल कर सकता है। ओह, अच्छा। लेकिन जैसे ही ये नंबर 5 या उससे ऊपर जाता है ना, तो वो ग्रुप एक मॉब या भीड़ का रूप लेने लगता है। मतलब एक हर्ड मेंटालिटी बन जाती है। एग्जैक्टली। उन 4-5 लोगों में एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट आता है कि अब हम सामने वाले को ओवरपावर कर सकते हैं। राइट, मैं समझ गई। इसलिए थ्रेशोल्ड को 5 रखा गया है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड 5 नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है कॉमन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। मतलब उन 5 का इरादा एक ही होना चाहिए, और वो भी गैर कानूनी। बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो संविधान है उसका आर्टिकल 19 शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे होने का फंडामेंटल राइट देता है। हाँ, डेमोक्रेसी में बिना हथियार के मिलना तो अलाउ होना ही चाहिए। सही बात है। प्रोटेस्ट करने के लिए या फेस्टिवल के लिए लोग जमा होते ही हैं। क्राइम तब बनता है जब उस असेंबली का मोटिव अचानक से बदल जाए, जैसे क्रिमिनल फोर्स यूज करना या शांति भंग करना। इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से टेस्ट करती हूँ। मान लो 5 लोग एक बस स्टॉप पर खड़े हैं, बस का वेट कर रहे हैं। ये तो पूरी तरह से एक लॉफुल असेंबली है। जो बस आएगी हम उस पर पत्थर मारेंगे। तो क्या वो लोग जो बस वेट कर रहे थे वो अचानक अनलॉफुल असेंबली बन रहे? टेक्निकली हाँ, बिल्कुल। कानून की भाषा में इसे मीटिंग ऑफ माइंड्स कहते हैं। वाह, मतलब सेकंडों में कानून बदल गया उनके लिए। हाँ, जैसे ही उन्होंने डिसाइड किया कि बस में तोड़फोड़ करनी है, उनका ऑब्जेक्ट लीगल से इल्लीगल हो गया। किसी पेपर पर साइन थोड़ी करना पड़ता है इसके लिए। राइट, बस एक ही वक्त पर सबका इरादा गैर कानूनी हुआ और उन्होंने लाइन क्रॉस कर ली। एकदम सही। और इस इरादे के बनने के बाद आता है अगला स्टेप, दंगा, जिसे कानून राइटिंग कहता है, राइट? हाँ, BNS का सेक्शन 191 जो पहले IPC का 146 था, इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, राइटिंग इक्वल्स अनलॉफुल असेंबली प्लस वायलेंस। अनलॉफुल असेंबली प्लस वायलेंस। ओके, मतलब अभी तक बस स्टॉप पर उनका इरादा बना था बस तोड़ने का। लेकिन जब उनमें से किसी एक ने भी एक्चुअल फोर्स या हिंसा का इस्तेमाल कर दिया, जैसे किसी एक ने पहला पत्थर उठाकर दे मारा। हाँ, पहला पत्थर फेंकते ही वो सिर्फ गैर कानूनी भीड़ नहीं रही,
वो दंगा बन गई। और तब उन 5 पर दंगे का चार्ज लगेगा। यहीं पर क्रिमिनल लॉ का सबसे डिबेट वाला कॉन्सेप्ट आता है, विकेरियस लायबिलिटी। ओह, ये वही कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी है ना, बीएनएस का सेक्शन 190। हाँ, पुराने आईपीसी का मशहूर सेक्शन 149। इसमें होता यह है कि अगर भीड़ में कॉमन ऑब्जेक्ट है तो किसी एक के एक्शन की सजा सबको बराबर मिलती है। पर मुझे ये हमेशा से ना थोड़ा अनफेयर लगता है। मतलब अगर मैं उन 5 में से एक हो और मैंने कोई पत्थर नहीं फेंका, मैं तो बस वहां खड़ी थी। आप वहां थी और शायद बाकियों को सपोर्ट कर रही थी। हाँ, पर फिजिकल डैमेज तो दूसरे ने किया ना, तो मेरी सजा और उस पत्थर फेंकने वाले की सजा सेम कैसे हो सकती है? एक इंडिविजुअल को ये बहुत अनफेयर लग सकता है, लेकिन स्टेट का लॉजिक अलग है। स्टेट देखता है कि उस पत्थर फेंकने वाले को उतनी हिम्मत कहां से मिली। अच्छा, बैकअप से? राइट, उसको हिम्मत मिली आपके वहां खड़े होने से, आपकी प्रेजेंस से। कानून कहता है कि भीड़ एक सिंगल कलेक्टिव माइंड की तरह काम करती है। तो मेरी फिजिकल प्रेजेंस दंगे को फ्यूल कर रही थी, चाहे मैंने अपने हाथों से कुछ ना किया हो। प्रिसाइजली, अगर आप वहां से हट जाती तो शायद उस एक इंसान की बस तोड़ने की हिम्मत नहीं होती। इसलिए आप सब लीगली इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। और पता है, बीएनएस ने इस ऑफेंस को नॉन बेलेबल रखा है। ओह, मतलब आसानी से बेल तक नहीं मिलेगी। पर क्या इसमें इनोसेंट लोग नहीं फंस सकते? कैसे इनोसेंट लोग? जैसे मान लो उस बस स्टॉप पर मैं इन 5 लोगों के पीछे अपनी बस का नॉर्मल वेट कर रही थी। मेरा इनकी तोड़फोड़ के प्लान से कोई लेना देना नहीं। और अचानक पुलिस आती है और भीड़ के साथ मुझे भी अरेस्ट कर लेती है, ये बोलकर के मैं भी भीड़ का हिस्सा थी। तो ये तो गलत है ना? ये कंसर्न बिल्कुल वैलिड है और पास्ट में पुलिस इस पावर का मिसयूज करती भी आई है। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है कानून में? है ना, जुडिशरी ने बहुत स्ट्रिक्ट सेफगार्ड्स बनाए हैं। जैसे हमारे सोर्सेज में 2024 के एक लैंडमार्क केस का मेंशन है, जैनुल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ओह, सुप्रीम कोर्ट का केस है ये? क्या हुआ था इसमें? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही साफ शब्दों में क्लियर किया कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस काफी नहीं होती है। अच्छा, मतलब मेरा वहां खड़ा होना काफी नहीं है मुझे दंगाई साबित करने के लिए? बिल्कुल, प्रोसिक्यूशन को मतलब पुलिस को ये साबित करना पड़ेगा कि आपका कॉमन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट उन बाकी दंगाइयों के साथ मैच्ड था। पर कोर्ट ये कैसे जांचता है कि मेरे दिमाग में क्या था, मेरा इरादा क्या था? कोर्ट आपके कंडक्ट को देखता, आपके बर्ताव को। जैसे दंगा होने पर आपने क्या किया? क्या आप वहां से भागने की कोशिश कर रही थी? हाँ, ऑब्वियस है, मैं घबरा जाऊंगी। या फिर आप वहां खड़ी होकर नारा लगा रही थी या उनके साथ मूव कर रही थी? एक डरा हुआ आम राहगीर हमेशा भीड़ से अलग रिएक्ट करता है। राइट, ये डिस्टिंक्शन कोर्ट के लिए काफी बड़ा सेफगार्ड है कि सिर्फ गलत वक्त पर वहां होने की वजह से किसी इनोसेंट की जिंदगी बर्बाद ना हो। एग्जैक्टली। अच्छा, पेनल्टीज में क्या अपडेट आए हैं पुराने आईपीसी और नए बीएनएस के बीच में दंगे को लेकर? देखो, अगर तो सिंपल नेचर का दंगा है तो 2 साल तक की सजा हो सकती है बीएनएस में। ओके, और अगर डेडली वेपन्स इन्वॉल्व हो तो? वही सबसे बड़ा चेंज है। सेक्शन 191 के सबसेक्शन 3 में अगर खतरनाक हथियारों के साथ दंगा हो रहा है तो बीएनएस ने सजा सीधा 5 साल कर दी है। आईपीसी में ये 3 साल हुआ करती थी ना? हाँ, 3 से बढ़ाकर सीधा 5। 3 साल से सीधा 5 साल करना बहुत बड़ा स्टेप है। मतलब स्टेट एकदम स्ट्रिक्ट डिटरेंस सेट करना चाहता है। बिल्कुल, स्ट्रेट एक क्लियरली मैसेज दे रहा है कि आजकल के प्लान्ड कम्युनल वायलेंस जहां पेट्रोल बॉम्ब या तलवारें यूज होती हैं वहां 0 टॉलरेंस पॉलिसी होगी। और 5 साल का मतलब बेल मिलना वैसी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। सही पकड़ा आपने। ट्रायल प्रोसेस अपने आप में सजा बन जाएगा। तो ये तो पूरी बात हो गई भीड़ और दंगे की। हाँ। लेकिन मैं शुरू वाले उस मार्केट वाले एग्जाम्पल पर वापस आती हूँ, जिसमें 2 लोग लड़ रहे थे। हाँ, वहां न तो 5 लोग थे, न कोई आम इरादा था, बस 2 लोग अपनी पार्किंग की ईगो क्लैश में भिड़ गए। तो ऐसे स्ट्रीट फाइट को कानून कैसे देखता है? लीगल भाषा में इस स्पेसिफिक सिचुएशन को अफरे कहते हैं। अफरे बीएनएस का कौन सा सेक्शन है ये? सेक्शन 194, जो आईपीसी में सेक्शन 159 था। इसे बस सिंपल पब्लिक ब्रॉल समझ लो, सड़क की लड़ाई। तो दंगे और अफरे में मेन डिफरेंस क्या सिर्फ काउंट का है कि वहां 5 चाहिए और यहाँ 2? काउंट तो एक पॉइंट है ही, पर अफरे के लिए 3 कंडीशंस बिल्कुल सेट हैं। पहला, 2 या उससे ज्यादा लोग। दूसरा, ये स्ट्रिक्टली एक पब्लिक प्लेस में होना चाहिए। पब्लिक प्लेस पे जोर देना इंपॉर्टेंट है। हाँ, और तीसरा, उनकी इस लड़ाई से पब्लिक पीस डिस्टर्ब होनी चाहिए। मैं इस पब्लिक प्लेस वाले पॉइंट को पुश करती हूँ थोड़ा। अगर यही 2 लोग जो सड़क पर लड़ रहे हैं, हाँ, अपने अपने घर के अंदर लिविंग रूम में ऐसी हाथापाई करें तो वो अफरे की स्कोप से टोटली बाहर है। वेट, क्यों? चोट तो उन्हें बराबर ही लग रही है।
क्योंकि अफरे का गोल इंडिविजुअल्स को एक दूसरे से बचाना नहीं है, इसका गोल पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है। ओ अच्छा, लॉ को इससे मतलब नहीं कि वो पिट रहे हैं, उसको पब्लिक सोसाइटी की शांति से मतलब है। एग्जैक्टली जब आप सड़क पर लड़ते हैं तो मार्केट रुक जाता है, लोग पैनिक करते हैं, ट्रैफिक जैम हो जाता है। अफरे का असली विक्टिम कोई इंडिविजुअल नहीं बल्कि सोसाइटी होती है। वाह, ये पर्सपेक्टिव सच में अनोखा है कि स्टेट कहता है प्राइवेट में जो करना है करो, बट मेरे पब्लिक स्पेसेस की शांति मेरी जिम्मेदारी है। एकदम सही इन्फ्रेंस निकाला आपने। एक और चीज मैं सोर्सेज में पढ़ रही थी, बायलैटरल रिक्वायरमेंट के बारे में अफरे में। हाँ, वो बहुत क्रूशियल है। मतलब ताली दोनों हाथों से बजनी चाहिए वाली बात। अगर मैं सड़क पे जा रही हूँ और कोई रैंडमली आके मुझे मारने लगे और मैं सिर्फ ब्लॉक कर रही हूँ, रिटेलिएशन नहीं कर रही, तो आप पर अफरे का चार्ज नहीं लगेगा। सही में? क्यों? वो भी तो पब्लिक प्लेस की ही लड़ाई हुई ना। नहीं, वो लड़ाई नहीं हुई, वो वन साइडेड हमला हुआ, जिसे बीएनएस में असॉल्ट माना जाएगा। अच्छा, अफरे तब होता है जब दोनों साइड से एक्टिव एंगेजमेंट हो। मतलब दोनों तरफ से मुक्के चल रहे हो। दोनों आपस में एक दूसरे को तोड़ रहे हो, तब जाके वो अफरे होगा। राइट। बिना दोनों पार्टी के इक्वल इन्वॉल्वमेंट के वो ब्रॉल नहीं बन पाता। क्या कोर्ट्स के ऐसे कोई केसेस हैं जहां ऐसी छोटी लड़ाइयों को भी अफरे माना गया हो, एग्जाम्पल्स के लिए? बिल्कुल। एक बहुत फेमस ओल्ड केस है बलदेव प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें एक लोकल मेले में दो लोगों के बीच छोटी सी हाथापाई हो गई थी। मेले में तो वैसे ही कितनी धक्का मुक्की होती है, इसमें कानून क्या करेगा? नॉर्मल दिन होता तो शायद कुछ नहीं होता, पर उस दिन मेले में इतनी भीड़ थी कि उनकी हाथापाई देखकर एक भगदड़ जैसी कंडीशन बन गई थी। लोग पैनिक कर गए। ओह गॉड। तो मतलब स्केल छोटा था पर इम्पैक्ट ह्यूज हो गया। हाँ, कोर्ट ने यही कहा कि आपके उस छोटे से एक्ट से वहां का पब्लिक पीस डेंजरसली डिस्टर्ब हुआ, इसलिए वो अफरे की सजा के हकदार हैं। और कोई दूसरा एग्जाम्पल है इसका? एक और केस था, रमेश लाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। उसमें सड़क के बीचों बीच दो लोग बिना किसी हथियार के बस अपने मुक्कों से लड़ रहे थे। तो इसमें भी वही हुआ होगा, ट्रैफिक रुक गया होगा। एग्जैक्टली। लोग रुक गए, डर गए, गाड़ियां जैम हो गईं। कोर्ट ने यही कहा कि वेपन नहीं होने से क्या होता है, अगर आपने सड़क रोक दी तो आप दोषी हैं। वैसे अब सजा की बात छिड़ी है तो मुझे आईपीसी वाले सेक्शन पर हंसी आई थी। फाइन को लेकर ना? हाँ, मतलब 1860 के कानून में सड़क पर पब्लिक लड़ाई का फाइन बस 1 महीने की जेल या फिर 100 रुपए फाइन था। सिर्फ 100 रुपए। 1860 में शायद 100 रुपए बहुत बड़ी दौलत थी। उस जमाने के हिसाब से होगी, ठीक है, पर 2023 तक आते आते 100 रुपए में तो एक अच्छी कॉफी तक नहीं आती आजकल। सही बात है। ये फाइन पूरी तरह से एक जोक बन चुका था, कोई डिटेरेंस नहीं था इसमें। तो नए बीएनएस ने इस लूपहोल को कैसे फिक्स किया? बीएनएस 2023 के सेक्शन 194 में फाइन का अमाउंट 100 से बढ़ाकर सीधा 1000 रुपए कर दिया गया है। ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो आज के टाइम में 1000 रुपए भी कोई बहुत ज्यादा तो नहीं लग रहे। मतलब अगर किसी क्लब के बाहर दो अमीर लड़के लड़ लिए तो 1000 देकर छूट जाएंगे आराम से। फाइनेंशियल अमाउंट भले ही छोटा लगे, लेकिन पिक्चर का दूसरा हिस्सा देखो, उसमें 1 महीने की जेल का भी प्रोविजन है। ओह राइट, जेल टाइम भी तो मिल सकता है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिमिनल रिकॉर्ड। अगर आप पर अफरे चार्ज होता है तो आपका पुलिस रिकॉर्ड बन जाता है, कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगते हैं। पासपोर्ट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम, बैकग्राउंड चेक में प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। तो बस वो 1000 रुपए नहीं बल्कि पूरा लीगल प्रोसेस अपने आप में इतनी बड़ी सजा बन जाता है कि दोबारा सड़क पर लड़ने से पहले कोई 1000 बार सोचेगा। प्रोसेस इटसेल्फ इज द पनिशमेंट, ये ट्रू है हमारे सिस्टम के लिए। बिल्कुल। अभी तक तो हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे थे जो डायरेक्टली फील्ड पर थे, चाहे वो भीड़ का हिस्सा हो या सड़क पर लड़ रहे हों। डायरेक्ट एक्टर्स। हाँ, लेकिन इन क्रिमिनलों में एक डार्क साइड भी तो होती है उन लोगों की जो बिहाइंड द सीन्स रहते हैं, जो पर्दे के पीछे से दंगे भड़काते हैं। हाँ, मतलब खुद फील्ड पर नहीं आएंगे, खुद पत्थर नहीं उठाएंगे, बस स्पीच देंगे या आग लगाएंगे। क्या बीएनएस उन मास्टरमाइंड्स तक पहुंचने की कोशिश करता है? बहुत एक्टिवली कोशिश करता है। बीएनएस का एक सेक्शन है 192 जो स्पेसिफिकली प्रोवोकेशन से डील करता है। प्रोवोकेशन मतलब वो हेट स्पीच या उकसाना जिससे लोग भड़क जाएं। राइट। कानून को बहुत अच्छे से पता है कि दंगे किसी के दिमाग से पैदा होते हैं और किसी और के हाथों से एग्जीक्यूट होते हैं। वाओ, दैट इज ट्रू। अगर कोई शख्स जानबूझकर मैलिस या दुर्गुणा के साथ ऐसा एक्ट करे जिससे डायरेक्टली दंगा भड़कने की प्रोबेबिलिटी हो तो ये क्राइम है। इसमें क्या ये फर्क पड़ता है कि एक्चुअल दंगा हुआ या नहीं मेरे उकसाने के बाद? ये सबसे मजेदार कैच है। अगर उसके भड़काने से सच में वायलेंस हो जाता है, दंगा भड़क जाता है, तो सजा 1 साल तक हो सकती है। और अगर पुलिस आके दंगा रोक दे टाइम पर, तो क्या वो मास्टरमाइंड बच जाएगा?
नहीं बचेगा। अगर उसका दंगा सक्सेसफुल नहीं भी हुआ, तब भी सिर्फ उकसाने के एक्ट की वजह से उसको 6 महीने तक की सजा मिल सकती है। ओ माय गॉड, मतलब रिजल्ट नहीं, बस इंटेंट को कानून पनिश कर रहा है यहाँ। हाँ, इरादा और एक्शन दोनों पकड़े जा रहे हैं। इसमें एक और एंगल था जो एक्चुअली सबसे सरप्राइजिंग था, प्रॉपर्टी ओनर्स लायबिलिटी को लेके, सेक्शन 193 ऑफ बीएनएस। ये प्रोविजन ज्यादा डिस्कस नहीं होता पर बहुत पावरफुल है। जैसे मान लीजिए मेरा शहर के बाहर एक बड़ा सा खाली फैक्ट्री शेड पड़ा है जहां मैं जनरली जाती नहीं हूँ, और मुझे कहीं से पता चल जाता है कि कुछ अजीब से लोग वहां छुपकर मीट कर रहे हैं, वहां अनलॉफुल असेंबली तैयार हो रही है, वेपन जमा कर रहे हैं। और आप पता होने के बाद भी एस प्रॉपर्टी ओनर कुछ ना करें तो आप लायबिलिटी के दायरे में आ जाएंगे। मुझे फाइन देना पड़ सकता है, राइट? बिल्कुल, सेक्शन 193 कहता है कि अगर आप पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते या उन लोगों को निकालने की लॉफुल कोशिश नहीं करते तो आप फाइन के हकदार हैं। ये इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि जनरली हम सोचते हैं हमसे कोई गलती तब होगी जब हम एक्चुअली फिजिकली कुछ गलत एक्शन करेंगे। हाँ, लोग सोचते हैं क्राइम इज ऑलवेज एन एक्शन। पर यहाँ मेरे कुछ ना करने की वजह से माई इनएक्शन इज माई क्राइम। इसके पीछे प्रिंसिपल ये है कि स्टेट हर जगह मौजूद नहीं हो सकता। राइट, पुलिस हर खाली गोडाउन में झांक के नहीं देख सकती है ना। एग्जैक्टली इसलिए स्टेट अपने प्रॉपर्टी ओनर्स को एक टाइप से डेप्यूटाइज करता है, उनको एक स्टेक होल्डर बनाता है पब्लिक सेफ्टी का। तो इस पूरे चैप्टर पर एक स्टेप पीछे लेके देखा जाए, जो बीएनएस का पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी पर बेस्ड है, एक आम सिविलियन के लिए इससे क्या टेक अवे निकलता है? मुख्य टेक अवे यही है कि पब्लिक पीस सिविलाइज सोसाइटी की ऑक्सीजन है। इसके बिना ना इकोनॉमी चलेगी ना नॉर्मल लाइफ। मत बनो, क्योंकि विकेरियस लायबिलिटी से आपका करियर, जिंदगी सब पलट सकता है अगर भीड़ का कॉमन ऑब्जेक्ट वायलेंस हुआ। हाँ, कानून आजकल डिटरेंस क्रिएट करने के लिए नए फाइन्स और बड़ी सजाओं को मॉडर्नाइज कर रहा है बीएनएस के थ्रू। बिल्कुल, ताकि सब सेफ फील करें। हमने कॉलोनियल 1860 से लेकर नए एज के 2023 लॉज तक का प्रॉपर ट्रांजिशन डिकोड किया आज, कि कैसे लॉज अब मॉडर्न समाज की कॉम्प्लेक्सिटी को समझ रहे हैं। सही कहा, पब्लिक स्पेसेस और इंटेंशन दोनों क्लियर डिफाइन हो रहे हैं। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ना चाहूंगी जिसके बारे में हर किसी को सोचना चाहिए। जरूर। हमारे सोर्सेज इन फिजिकल दुनिया के दंगों को एड्रेस करते हैं, पर आज हम डिजिटल एरा में बैठे हैं, जहाँ सब वर्चुअल है। पहले के जमाने में लोगों को रैली करने में दिन लगते थे, आज तो एक फ्लैश मॉब जमा हो जाता है एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड और एक वायरल वीडियो की वजह से। हाँ। जब इंटेंशन यानी कॉमन ऑब्जेक्ट इंटरनेट के व्हाट्सएप ग्रुप में अचानक बदलकर अनलॉफुल हो जाता है, तो कानून इस इंस्टेंट चेंज को कैसे मापता होगा? ये आगे के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है एक्चुअली। क्या फ्यूचर में हमारा सिस्टम एक व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन को भी वैसे ही प्रॉपर्टी ओनर ट्रीट करेगा जैसे फिजिकल बिल्डिंग के ओनर को किया सेक्शन 193 में? जब डिजिटल इंटेंशन एक सेकंड में सड़क के वायलेंस में बदल सकता है, क्या हमारे लॉज इस कंप्लीटली स्पॉन्टेनियस वर्चुअल थ्रेट को प्रॉपर्ली हैंडल कर पाएंगे? इसका जवाब कोर्ट को फ्यूचर केसेस में बनाना पड़ेगा। ये सच में सोचने लायक बात है कि वर्चुअल भीड़ कब कानूनी दायरे में रियल डेंजर बन जाती है। इसी विचार के साथ आज का ये डीप डाइव डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं।